इस मूवी के आगाज़ में हमें एक खूबसूरत वादी दिखाई देती है। बैकग्राउंड में से एक आवाज़ आती है। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था कि जापान कैसे बना। मुझे बताया गया कि इस पानी में एक तलवार है जिससे पानी की बूंदें टपकती थीं और फिर उससे ये जजीरा बना। लेकिन मुझे इस पे विश्वास नहीं। मुझे उन लोगों पे विश्वास है जिन्होंने अपने वतन के लिए अपनी जानें दी। मैं जानता हूँ। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि एक इंसान जो चुप करके बैठा होता है, जैसे कि वो कोई योगा कर रहा हो, और वो अपने ख्यालों में एक शेर से मुकाबला कर रहा होता है। और जब वो शेर उसके सामने आता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। और फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं ये अमेरिका है। ये एक सोल्जर है, इसका नाम कैप्टन नेथन है। अब ये लोगों को अपनी जीत की कहानी सुनाने वाला है, पर वो अपने आप में खोया होता है और बाहर उसका लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। और उसके बारे में बताने वाला आदमी थक जाता है और वो उसके पास आता है और उसे कहता है, मैं तुम्हें कब से आवाज़ें दे रहा हूँ, तुम अपना काम ठीक क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें हर वक्त पीने की पड़ी रहती है। अगर आज तुमने अपनी कहानी ठीक से नहीं सुनाई तो यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा उठा लेना। नेथन को यहाँ से निकाल देंगे, आज उसका आखिरी दिन। हाँ, तो तुम लोग मेरी कहानी सुनना चाहते हो। ये जो मेरे हाथ में गन है, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैंने इससे कितनी जंगें लड़ी हैं और मैंने कितने लोगों को मारा है? और तुम्हें पता है कि ये कैसे काम करती है? मैं दिखाता हूँ तुमको। और अब वो अपनी गन लोड करता है, उसमें वो गोलियां डाल रहा होता है और सब लोग देख के डर जाते हैं और वो गोली चलाने लगता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। सब लोग भागने लगते हैं। ये उसका पागलपन होता है और उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। भाड़ में जाओ तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अब फिर से वो अपने ख्यालों में खो जाता है और देखता है कि उसने कितने लोगों को मार डाला अपने कैप्टन के कहने पे, लेकिन वो इस बात से शर्मिंदा होता है। तो नेथन वहाँ से चला जाता है। अब नेथन जैसे ही वहाँ से निकलता है लड़खड़ाता हुआ, तो एक बूढ़ा आदमी उसे देख के ताली बजाने लगता है। नेथन को ऐसे लगता है कि जैसे मैं इसको जानता हूँ। नेथन उस ओल्ड मैन को जान जाता है और वो उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक नौकरी है, अगर तुम करना चाहो तो। वो उसे नौकरी के बारे में बताता है और नेथन मान जाता है। वो ओल्ड मैन कहता है कि ये जॉब खास तुम्हारे लिए बनाई गई है, और वो उसे लेके एक होटल में आता है। उस होटल में वो अपने पुराने कैप्टन को मिलता है। वहाँ पे एक और जापानीज कैप्टन को भी दिखाया जाता है और वो नेथन के बारे में उससे बताता है। नेथन भी उसके बारे में सुनता है। वो कैप्टन उससे कहता है तुम हमारे सोल्जर को तैयार करो, ये काम तुम बढ़िया कर सकते हो। तो नेथन ये सुन के वहाँ से उठ के चला जाता है। वो ऑफिसर उसके पीछे आता है। क्या हुआ है तुम्हें? इतनी अच्छी तो जॉब है। मैं $500 के लिए किसी बेगुनाह को नहीं मार सकता, पर तुम्हें मारने के लिए शायद मैं एक पैसा भी ना लूं। और अब नेथन को जापान के एक सी पोर्ट पे देखते हैं। वो जापान पहुंच चुका होता है। अगले सीन में ये दिखाते हैं कि एक गवर्नमेंट का बंदा उसे ये बता रहा होता है कि हमारे प्रेसिडेंट ने हमारे मुल्क को बेहतर करने के लिए हर तरह की चीज़ के लिए बेहतर काम किए हैं। हमारे पास एक ट्रेनर की कमी थी, वो आज तुमने पूरी कर दी, तो तुम उम्मीद करता हूँ कि बेहतर काम करोगे। अब नेतन बादशाह के पास जाता है और बादशाह खुश होता है, उसका शुक्रिया अदा करता है। अब वो ट्रेनिंग देने लगता है, लेकिन उसने यहाँ पे एक और कबीले के बारे में सुना होता है जो कभी हथियारों से नहीं लड़ता। वो अपनी ख़ास ट्रिक और जंग में वेपन्स यूज़ नहीं करते। अगले सीन में ये दिखाते हैं कि अपने गेस्ट हाउस जाता है और उस कबीले के बारे में जानना चाहता है जो वेपन्स इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो सब लैंग्वेज जापानीज़ में होती हैं। और वो कहता है कि मुझे तुम ट्रांसलेट करके दो। उसे लगता है कि ये ट्रांसलेट नहीं कर रहा, तो वो उसके गर्दन पे एक चाकू रख देता है। और जब ये नेतन कर रहा होता है तो उसे फिर से ख्याल आने लगते हैं कि उसने कितने लोगों को मार डाला है। और नेतन को ये भी याद आता है कि उसने अपने कैप्टन के कहने पे कितने बेगुनाह लोगों को मार डाला था। उसे इस बात का बहुत दुख होता है और वो चाहता था कि मैं ये कभी ना करूं, मेरी वजह से किसी बेगुनाह की जान ना जाए। अब फिर से दिखाते हैं कि नेतन अपना काम अच्छी तरह से कर रहा होता है और वो उस ऑफिसर से कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, आपके फौजी बहुत मेहनत कर रहे हैं। और वो कहता है कि बहुत सारे लोग तो अब गन अच्छी तरह से चला लेते हैं, मैंने सबको सिखा दिया है। इतनी देर में वहाँ पे कर्नल आता है और वो उससे कहता है कल तुम्हें जिसके बारे में बताया था, क्या तुमने उसके बारे में स्टडी की? अब वो कबीला हमारे साथ बगावत कर रहा है, इसका कोई हल निकालो।
नहीं तो पूरा मुल्क टूट जाएगा। कर्नल उससे कहता है कि हमें रेलवे ट्रैक बिछाना है और तुम ये काम करोगे, लेकिन वो उससे कहता है कि हमारे फौजी अब इतने भी तैयार नहीं हुए। कर्नल उससे कहता है कि वो वेपन यूज़ नहीं करते, वो कबीला सिर्फ तलवारों से लड़ता है, तुम्हें ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मैंने कहा कि हमारी आर्मी तैयार नहीं है इस काम के लिए। और वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए एक सिपाही के सामने खड़ा हो जाता है गन लेके। वो उसे कहता है तुम मुझे मारो, अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अब वो दूसरा सिपाही भी गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में वो गोली चलाते हैं और गोली नेथन को नहीं लगती। और वो कर्नल से कहता है आपने देख लिया, मैंने आपसे क्या कहा था। लेकिन कर्नल कुछ नहीं सुनता। वो कहता है मुझे कुछ नहीं पता, कल सुबह हम उससे लड़ने के लिए जाएंगे। और वो अगले दिन जाते हैं। वो लोग कांप रहे होते हैं और कांपते हाथों के साथ राइफलों को पकड़ा होता है उन्होंने। अब इतनी देर में वो कबीला सामने से हमला कर देता है और जब वो हमला करता है तो ये गोली चलाते हैं। गोली चलाने की वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन वो कबीला रुकने वाला नहीं। वो बहुत सारे लोगों को मार देते हैं और उनके खुद के भी मर जाते हैं। अब बुरी तरह से जंग होती है, एक दूसरे को मारा जा रहा होता है। नेतन के बहुत सारे सिपाही डर के भाग जाते हैं और जब वो भागते हैं तो उन्हें वो आसानी से मार देते हैं। और अब भी जंग पूरी तरह से जारी होती है। इतनी ही देर में नेतन के एक ऑफिसर को मार दिया जाता है। नेतन के बहुत सारे लोग मर चुके होते हैं और कुछ भाग चुके होते हैं। अब नेतन को भी घोड़े से गिरा दिया जाता है, लेकिन वो अकेले लड़ रहा होता है। वो बहुत बहादुर होता है। उसकी बहादुरी देख के समुराई का लीडर आगे आता है और वो अकेले उन सबको मार रहा होता है। एक इंसान उससे मारने के लिए आता है, उससे पहले वो उसे मारे वो उसे मार देता है। अब वो अकेला है और उसके पास बहुत सारे लोग हैं उस पर हमला करने के लिए, लेकिन वो लीडर उन सबको रोक देता है और कहता है इसे ज़िंदा लेके चलो। एक सिपाही अपने लीडर से पूछता है इसे ज़िंदा क्यों छोड़ दिया और यहाँ क्यों ले आए हो। कास्टोमोटो कहता है कि हमें आगे बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी है, हमें जानना है और हमें सीखना है, और ये बहादुर है। आगे ये दिखाते हैं कि नेतन का एक लेडी इलाज कर रही होती है और कुछ दिनों के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब वो बाहर निकलता है और वो ये देखता है कि ये किस तरह बिना हथियारों की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं और किस तरह ये सादी ज़िंदगी गुजारते हैं। नेतन को यहाँ पे घूमने फिरने की आज़ादी होती है, वो कैदियों की तरह यहाँ बिल्कुल नहीं रहता। वो एक टेंपल में जाता है, वहाँ पे एक बंदे से पूछता है कि वो कौन था जिसने मुझे मारने की कोशिश की। तो वो बताता है वो जो लेडी तुम्हारा इलाज कर रही थी वो उसका मियाँ था। वो खुद से सवाल करते कि मैंने उसके हस्बैंड को मार दिया और वो मेरा इलाज कर रही है और वो मेरा हर तरह से ख्याल रखती है, मुझे खाना भी खिलाती है। नेतन उससे पूछते तुम मुझसे क्या चाहते हो। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? देखो, हम कभी हथियार इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे दुश्मन कैसे लड़ते हैं। मुझे तुम एक और बात बताओ कि जब तुमने इंडिया पे हमला किया था, क्या तुम उस वक्त कैप्टन थे? हाँ, मैं कैप्टन था, लेकिन मिडिल रैंक था। नेतन यहाँ पे रह के बहुत खुश होता है और वो बहुत कुछ सीखता है उन लोगों से। वो एक तरह से उसे अपनी फैमिली मानने लगता है। वो सब लोग मिलजुल के रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं और एक साथ ट्रेनिंग लेते हैं। अब नेतन यहाँ पे एक बच्चे से जापानीज फाइट भी सीखता है। अगले सीन में ये दिखाते हैं कि नेतन यहाँ पे काफ़ी खुश होता है और गांव वालों के साथ एंजॉय कर रहा होता है। इतनी देर में उस गांव पे कुछ लोग हमला कर देते हैं और नेतन उन सब के साथ मिलके उनका मुकाबला करता है। नेतन बुरी तरह से फंस जाता है और वो मरने वाला होता है। वही छोटा सा बच्चा जो उसके साथ फाइट कर रहा था वो उसकी मदद करता है। वो इतना बहादुर होता है कि वो अकेले उस बंदे के सामने जाके उससे लड़ता है और इतनी देर में नेतन के पास एक चाकू होता है और वो उसको मार देता है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है और उस बच्चे की भी। अब नेतन और कबीले का मुखिया दोनों मिलके उन लोगों को मार देते हैं। अब नेतन उनकी मदद कर रहा होता है तो वो भी उसे अपना मान लेते हैं और वो मुखिया नेतन से कहता है कि तुम जानते हो ये बात सही नहीं है, प्रेसिडेंट मुझे नहीं मारना चाहता, अगर वो मुझे मारना चाहे तो मुझे मार सकता है और मैं ये गांव छोड़ के भी चला जाऊंगा। हमारे कबीले से किसी को नफरत नहीं है सिवाय उन दो लोगों के। तो नेतन उससे पूछता है कौन तुमसे नफरत करता है। फिर वो बताता है तुम्हारा वही कर्नल जिसने तुम्हें यहाँ पे भेजा था। और वो कबीले का मुखिया कहता है
तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम हमारे दुश्मन नहीं, हमने तुम्हें एक अच्छा इंसान देखा है। अब नेथन उसी कैंप में वापस आता है जहाँ पे वो लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि वही मुखिया प्रेसिडेंट के पास आता है और वो उन्हें कहता है कि मैं जानता हूँ ये जो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं ये आप नहीं कर रहे, ये हर तरह के वेपन्स, ये आपको पसंद नहीं है। मुझे ये भी पता है कि आप बहुत यंग हैं और लोग आपको पसंद करते हैं, लेकिन आपको लोग तभी पसंद करेंगे जब आप लोगों की मानेंगे। तो मुखिया उससे कहता है कि बस हमें आज़ादी से रहने दिया जाए। ओह नेथन, खुशी हुई तुम्हें जिंदा देख के। अच्छा हमें ये तो बताओ कि वो कैसे रहते हैं यार। कुछ हमें भी तो पता चले कि हमारे दुश्मन कितने ताकतवर हैं। मैं कैसे बताऊं, मैं तो एक कैदी था। चलो जो हो गया सो हो गया। तुम फिर से मेरे लिए काम करो और मैं अब तुम्हें डबल पैसे दूंगा। तुम मेरी आर्मी को फिर से तैयार करो। मैं सोचूंगा। मुझे लगता है कि ये उनके साथ मिला हुआ है। अगर ये किसी भी समुराई से मिले तो इसे मार दो। आगे ये दिखाते हैं कि प्रेसिडेंट ने उस कबीले वाले की बात मान ली होती है। अब वो जहाँ पे चाहे अपनी मर्जी से रहें। अगले ही सीन में उस कबीले वाले को टोक्यो में दिखाया जाता है। बहुत खुशी हुई मुझे आपको देख के यहाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको इजाज़त नहीं है कि आप अपनी तलवार अंदर लेके आए। आपको ये बाहर छोड़नी पड़ेगी। मुझे जब तक प्रेसिडेंट नहीं कहते मैं ये नहीं रखूँगा। मैं तो तुम्हारे साथ हाथ मिलाना चाहता था, पर तुम ही हमारे साथ लड़ाई करना चाहते हो। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। आगे ये दिखाते हैं कि उसकी सज़ा के तौर पे उसे एक खंजर दिया जाता है जिससे उसने खुद को मारना है। अब आगे ये दिखाते हैं कि नथन का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है। अब वो जैपनीज़ को छोड़ने वाला होता है। नथन पे कुछ लोग हमला करते हैं तो वो उन्हें बुरी तरह से मारता है। उसे याद आता है ये सब ट्रेनिंग तो मैंने कबीले वालों से सीखी है, वो ही ऐसा लड़ते हैं। फिर नथन वापस आ जाता है और वो उस कबीले वाले को बचाने के लिए आता है और वो उससे कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। और जब वो लोग भाग रहे होते हैं तो कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं और वो उन पे हमला करते हैं और वो उन्हें मार देते हैं। अब इतनी देर में उस सरदार के बेटे को एक गोली लग जाती है। नेथन उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं बच पाता और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। और वो बेटा उससे कहता है, बेटा अपने बाप से कहता है कि मेरी फिक्र न करें, आप जिस काम के लिए बने हैं उस मकसद को हासिल करें, आप जाएं यहाँ से। और वो सारे वहाँ से चले जाते हैं। ये सब लोग जानते हैं कि अब यहाँ पे एक बड़ी जंग होने वाली है और वो उसके लिए तैयारी भी करते हैं। कात्सुमोटो इस वॉर को लेके बहुत परेशान होता है। नेथन उसे बताता है, मैंने पहले भी एक जंग लड़ी है जिसमें मेरे पास 300 सिपाही थे। तो क्या वो जंग तुम जीते? अगर तुम ये जंग जीतना चाहते हो तो मेरी बात मानो। उन्हें जितना हो सके इतना करीब लेके आओ। वो जितना करीब आएंगे इतना बेहतर होगा कि हम उन्हें तलवारों से मार सकें। आगे ये दिखाते हैं कि वो लेडी नेथन से कहती है कि मेरे लिए ये बड़ी गर्व की बात होगी कि तुम मेरे हस्बैंड का कल जंग में वही ड्रेस पहनो जिसमें तुमने उसको मार दिया था। आगे ये दिखाते हैं कि जंग के लिए सब तैयार होते हैं लेकिन वो कबीले वाले तो बहुत थोड़े से होते हैं और दूसरी तरफ हज़ारों की तादाद में सिपाही होते हैं। अब वो कर्नल नेथन से कहते हैं कि तुम गद्दार हो, तुम इनके साथ मिल गए। तो नेथन उससे कहते हैं मुझे ज़्यादा खुशी होगी अगर हम जंग के दरमियान मिलें। तो अब जंग की तैयारी हो रही होती है, हर कोई अपने अपने वेपन्स को तैयार कर रहा होता है। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि कबीले वाले एक जगह पे खड़े होते हैं और कर्नल उन पे तोपों से हमले करवाता है। कबीले वाले पीछे हट जाते हैं। कर्नल ये समझता है कि वो डर के भाग रहे हैं, लेकिन वो तो यही चाहते हैं कि जितना वो नज़दीक आए आसानी से उन पे हमला किया जाए। अब कर्नल अपने फौजियों को हुक्म दे देता है कि इन पे गोली चलाएं और वो गोली चलाते हैं। बहुत सारे लोग मर जाते हैं। नेथन उनसे कहता है कि हम इन पे तब हमला करेंगे जब ये अपनी गोलियां भर रहे होंगे। कबीले वाले बहुत ही अच्छी तरह से हमला करते हैं और सब लोग घिर जाते हैं, लेकिन उनके पास लेटेस्ट वेपन्स होते हैं और वो उन पे बहुत ज़्यादा गोलियां चलाते हैं जिसकी वजह से सारे कबीले वाले मारे जाते हैं। अब वो जंग हारने वाले ही होते हैं।
अब कोसामोटो भी बहुत ही बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाता है। उसे पता है कि हम ये जंग हार रहे हैं, हम ये जीत नहीं सकते। और वो नेथन से कहता है कि मैं अपनी रस्म के मुताबिक मरूंगा। मेरे खंजर से तुम मेरे पेट में मारो, जिससे मैं मर जाऊंगा। मुझे अपनी परंपरा को ज़िंदा रखना है। समुराई की यही रीत होती है, जब कोई हार जाता है या फिर कोई पकड़ा जाता है या फिर कोई गद्दारी करता है, सज़ा के तौर पे वो खुद के लिए यही चूज़ करते हैं। वो अपने पेट में छुरी से या तलवार से खुद को मार देते हैं। और ये सब देख के उसके सम्मान में सब लोग झुक जाते हैं। नेथन प्रेसिडेंट के पास आता है और वो कोस्टोमोटो की वो तलवार देना चाहता है। कर्नल प्रेसिडेंट से कहता है कि ये आप नहीं ले सकते, क्योंकि नेथन एक दुश्मन है और दुश्मन से कुछ नहीं लिया जाता। नेथन प्रेसिडेंट से कहता है कि उसने कहा था अगर प्रेसिडेंट चाहे तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। प्रेसिडेंट ये सुन के उनकी समझ में आता है कि ओकोमोरा जो उनका कर्नल है, असल में वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है और हर काम वो अपने फ़ायदे के लिए करता है, लेकिन ये इस मुल्क के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और अब प्रेसिडेंट समझ चुके हैं और वो कहते हैं कि आज से कोई असला इस मुल्क में नहीं आएगा। और वो ओकोमोरा को कहता है कि तुम अपनी बेवकूफ़ियों को बंद करो। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि एक आवाज़ आती है और वो कहती है कि नेथन के साथ क्या हुआ होगा। क्या वो ज़ख्मों से मर गया होगा या फिर वो अमेरिका वापस लौट गया होगा। लेकिन नेथन वापस उस कबीले में लौट जाता है, उस लड़की के पास।